नमस्कार, स्वागत है आपका। बात हो रही है देश के चुनाव पर और देश की राजनीति में इस वक्त जो समय चल रहा है, जरा उस पर आप गौर कीजिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक मुख्यमंत्री पर शराब घोटाले का आरोप, दूसरे मुख्यमंत्री पर जुए सट्टे के कारोबार को चलते रहने देने के लिए पैसे लेने का आरोप, रिश्वत लेने का आरोप। दोनों के खिलाफ जांच कर रही है केंद्रीय एजेंसी ईडी। तो क्या 3 दिसंबर के नतीजे आने से पहले दिल्ली और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको जेल जाना पड़ सकता है? इस पर अब देश में चर्चा हो रही है। मैं आपको बता देता हूं ये आरोप क्या है और ये आरोप कितने गंभीर हैं। क्या वाकई में देश के 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे भूपेश बघेल, इनके ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो वास्तविक है? क्या ईडी के पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं जो अदालत के जरिए इनको जेल तक पहुंचा सकते हैं? क्या वाकई ईडी के शिकंजे में ये दोनों मुख्यमंत्री घिरते हुए साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं? इसी पर हम लोग अब बात करेंगे। और अरविंद केजरीवाल तो इस बात को स्पष्ट तौर पर खुलकर कह चुके हैं कि मैं 3 दिसंबर से पहले, यानी कि इन चुनावों के नतीजे आने से पहले कहां होऊंगा मैं नहीं जानता, जेल में होऊंगा या आपके बीच में होऊंगा। भूपेश बघेल अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि ईडी के जरिए केंद्र की सरकार अपनी राजनीति करना चाहती है, चुनावों में वो मुझे और कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं पा रही, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। किसी को भी पकड़कर उसके पास से पैसा बरामद दिखाकर कुछ भी उगलवाकर क्या आप किसी मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं भूपेश बघेल। महादेव ऐप, जुए और सट्टेबाजी खिलवाने वाला ऐप, उसको आश्रय देने का आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगा है और आरोप बड़ा सनसनीखेज है, 500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम। दूसरी ओर है अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर दिल्ली की शराब पॉलिसी बनाने, शराब पॉलिसी के जरिए शराब के ठेकेदारों को, होलसेलरों को फायदा पहुंचाने और उसके एवज में उनसे पैसा लेने का इल्जाम। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। उनकी पार्टी का एक और व्यक्ति जेल के अंदर मौजूद है, विजय नायर, और अब उनको ईडी ने समन किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलावे पर नहीं गए। ऐसा ही भूपेश बघेल के साथ क्या आगे होगा? भूपेश बघेल को भी क्या ईडी समन करेगी? और क्या अरविंद केजरीवाल की तरह ही भूपेश बघेल भी उस समन को अनदेखा कर सकते हैं? इस सब के बीच ईडी क्या करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम इसी पर बात करते हैं। राहुल महाजन जी, समीर चौहानकर साहब हमारे साथ हैं। राहुल जी, इससे पहले कब याद आता है आपको किसी मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी गिरफ्तारी की तलवार लटकते हुए? देखिए, सीएम रहते हुए ऐसे गंभीर आरोप लगे। सीएम रहते हुए या नहीं रहते हुए, पर ऐसा नहीं है कि सीएम जो हैं उन पे आरोप नहीं लगे हैं। जयललिता का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे सामने लालू यादव का एग्जाम्पल है, हमारे पास झारखंड के मुख्यमंत्रियों का एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है, हरियाणा के भी एक पूर्व मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल है। तो मुख्यमंत्रियों और राजनेताओं पे आरोप लगे हैं, वो जेल भी गए हैं और वो आरोप सिद्ध भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल नहीं गए हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन दिनों में अगर हम देखें तो जब से ईडी की पावर्स को एनहेंस किया गया, जब से मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसको सबल बनाया गया, तब से जो है ये मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। या तो एजेंसी के पास इतनी ताकत आई है कि वो इन सब मामलों को देख पा रही है, इन सब मामलों की जांच कर पा रही है, और ऐसे में जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता में रहे हैं और सत्ता का जिन्होंने सुख भोगा है और उसके ज़रिए उन्होंने जो है इस तरह के पैसे को, जो काला धन है, उसको एकत्रित किया है, उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं और ऐसे मामले जो हैं वो लगातार जो है हमारे सामने दिखते हैं। ये 2 लोग जो हैं आपको गंभीर परेशानी में दिखाई दे रहे हैं वाकई, समीर जी, अरविंद केजरीवाल और भूपेश बघेल? बिल्कुल, दोनों बहुत गंभीर परेशानी में। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के संग तो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं है। वो जब तक ईडी से बचना चाहते हैं बच सकते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों के अंदर उन्हें पेश होना होगा। और मुझे लग रहा है कि अब ये तार सीधे सीधे दोनों मुख्यमंत्री की तरफ जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में जाएंगे और मुझे लग रहा है वहां नए मुख्यमंत्री प्रदेश को देना पड़ेंगे। वो नौबत आएगी जल्द, पक्का आने वाली है, क्योंकि ईडी किसी भी स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप नहीं लगाती। अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन कराया तो निश्चित रूप से उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल के अंदर है। इस पूरे मामले का, लिकर मामले का जिस तरीके से ईडी ने पर्दाफाश किया और लिंक जोड़ी है और उसका
सबूत जुटाने के बाद जवाब तलब के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया, तो मुझे लग रहा है उनके पास इसके बाद गहरे सबूत होंगे। और अच्छा, वही एक स्थिति अंतर बघेल के करना साथ हो रही जरूरी है दोनों मामलों में। आप अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, इससे पहले अरविंद केजरीवाल का कहीं आरोपी के तौर पर कहीं जिक्र एज सच नहीं किया गया खुले तौर पर, लेकिन यहां तो ईडी खुलकर नाम ले रही है भूपेश बघेल का, बल्कि अमाउंट तक बता रही है 508 करोड़ रुपया। एक अंतर तो है दोनों के बीच में, राहुल जी। देखिए, अगर हम उनकी चार्जशीट देखेंगे ईडी की या सीबीआई का जो पूरा मामला है उसको देखेंगे, तो अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर नहीं पर कई जगह आता है, और ऐसा नहीं है कि उनका नाम इस मामले में नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको सीधे तौर पे एक्यूज़ जो है वो नहीं कहा गया है। तो ऐसे में अब अगर कोई तथ्य सामने आ रहे हैं ईडी के सामने कि जो पैसा जो है इस शराब घोटाले में लिया गया है और जिस तरह से जो पॉलिसी बनाई गई थी, अगर उनको लगता है कि वो पॉलिसी में बनाने में या उस पैसे के जो लिया गया पैसा है या जो ये आरोप लगाया गया कि ऐसा पैसा लिया गया है, अगर उनमें उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो शामिल हैं, तो वो उनसे सवाल पूछना चाहती है। और ये ईडी का वाजिब जो है वो सवाल है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ के अंदर कल ये आरोप लगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ में हैं, राहुल गांधी भी इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, वो सभा कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ भी आज बीजेपी के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ में थे। और योगी आदित्यनाथ ने खोलकर सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की सरकार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम भी लगाया, महादेव ऐप का जिक्र भी उन्होंने किया। आइए सुनते हैं। अन्नदाता किसानों का शोषण किस हद तक, 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिया इन लोगों ने। याद करिए, गोबर घोटाला एक बिहार में हुआ था, चारा घोटाला, अब छत्तीसगढ़ में हो गया गोबर घोटाला। यानी बिहार से कांग्रेस के साथ लालू जी का गठबंधन ऐसा हुआ कि वह चारा गोबर में बदल करके उन्होंने यहां के किसानों के हिस्से का 1300 करोड़ रुपये टकर दिया। एक नया घोटाला आ रहा है, महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों के पैसे को हड़पने का। यानी ये एक एक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की परत खुलती जा रही है और इनका वास्तविक रूप सामने आ रहा है। भगवान ने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मही, भुज उठाए तृण कील। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय, और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दो, तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। अब सवाल यह कि क्या देश की राजनीति 2024 तक इसी भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द घूमने वाली है? प्रधानमंत्री जो बात बार बार कह रहे हैं, और वाकई बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं या बड़ी बड़ी मछलियां वो जेल जाती हुई, कानून के दायरे में आती हुई दिखाई देंगी। देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा था कि परिवारवाद से मुक्ति पानी है, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति पानी और भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्ति पानी हमें। यह बहुत क्लियर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से कह दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो यह तय है कि परिवारवाद पे वो आरोप लगातार रहेंगे विपक्ष के ऊपर। तुष्टीकरण की जो राजनीति विपक्ष करता है उसके ऊपर हमला रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए थे और राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प लिया था, मुझे लग रहा है यह उसकी गति है। और ईडी जो चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से कहा है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करिए, तो इसमें जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर सारी कार्रवाई हो रही। आप देखिए, खाली ये नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप राजनीतिक दलों को देख लीजिए, उद्योगपति को देख लीजिए। ईडी ने 2014 के बाद से सबके ऊपर मामले दर्ज किए, सब पे जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल पर जांच हो रही है, हेमंत सोरेन के ऊपर जांच हो रही है, अजित पवार भले ही गठबंधन में आ गए, उनके ऊपर जांच चल रही है, शरद पवार के ऊपर ईडी का नोटिस है,
स्टालिन के ऊपर ईडी का नोटिस है, अखिलेश यादव की पार्टी की जांच चल रही है, ममता बनर्जी के मंत्री कैश के साथ पकड़े आ गए, जेल में चले गए, उनके ऊपर जांच चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश है, आप कितना भी आरोप लगाओ कि ईडी का उपयोग केंद्र सरकार कर रही है, मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला हूं, और ना ईडी रुकने वाली है, ना ईडी थकने वाली है, ना ईडी झुकने वाली है। ईडी कार्रवाई करेगी, जो भ्रष्ट होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये 2024 तक चालू रहेगी। और 2024 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे, उसके बाद भी यह कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। अब देखिए, ये तो अब हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अभी आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, वो थोड़ा रोचक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया है, वहां भी ईडी के छापे ही पड़े थे उनके घर के ऊपर, और ये अब वन मंत्री है वहां पर। इससे पहले ये फूड मिनिस्टर थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। और पीडीएस घोटाला वहां पर हुआ। आज जब ईडी इनको लेकर के जा रही थी, तो वो आदमी, ये मंत्री जो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दीदी सब जानती है, दीदी सब जानती है। तो जो लिस्ट बताई है, मैं पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक सबके नाम है। देखिए, जैसे कि मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि ये आप अगर देखें 2014 में जिस तरह से प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था भ्रष्टाचार को, और उसके सिर्फ मुद्दा नहीं बनाया था, वो कोई ऐसा नहीं है कि चुनावी मुद्दा था। जब वो 2014 के बाद जब वो सत्ता में आए, जब उनकी बीजेपी सत्ता में आई, तो उसके बाद से उनके जितने भी स्टेप्स हैं, आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन, मैं ये नहीं कहूँगा कितना सफल या कितना असफल, लेकिन डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद या जैसे अभी अगर हम बात करें कि हमने जो 2000 का नोट जो है वापस लिया गया, तो बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो इस ओर हैं कि देश में जो ये भ्रष्टाचार का मामला है ये किसी ना किसी तरह से सही हो, और उसी की तरफ ये सारे कदम उठाए जाते हैं। तो उनका एक बहुत स्ट्रांगली वो फील करते हैं, और उस कारण से ही ये सारे जो हैं स्टेप उठाए जा रहे हैं। और उसमें भी ईडी की ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको भी उसी ओर हमें देखना चाहिए कि ये कोशिश है कि राजनीति से और देश से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं खत्म हो। अब ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ये आपसे पूछना जरूर चाहता हूँ, आपको वाकई लगता है कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर भी जेल की तस्वीर जो है उसके भविष्य को दिखा रही है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जरूर होगा ही, और मुख्यमंत्री हो या जो मर्जी हो। अगर आपने अभी पश्चिम बंगाल की बात की थी, लगभग 11 ऐसे राजनेता पश्चिम बंगाल में हैं जो टीएम से जुड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ इस तरह के मामले हुए हैं। तो ऐसे में साफ है कि वो प्रधानमंत्री इसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो मंत्री है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो इसको भ्रष्टाचार की तरह से देखते हैं, और जो व्यक्ति इसमें आएगा उसको जरूर उसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ रुचिरा बनर्जी ईडी ने बुलाया है, और आप देखिएगा कुछ समय बाद आपको यह भी खबर लगेगी कि अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार हो गए हैं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में।